पहले आज आधारभूत संरचना पेडागोजी की बात उसकी बात करेंगे अपन। पहले समझे कौन कौन सी ज्यामितीय संरचनाएं हमसे पूछी जा सकती हैं। तो पहली जो ज्यामिति की यदि हम बात करें, खासकर केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के हिसाब से, देखिए आपके लिए ज्यामिति कोई इतनी बड़ी कंसेप्ट इसमें नहीं पूछे जाने हैं। प्राथमिक शिक्षक के लिए केवल उतनी ही चीज़ें आवश्यक है जितनी उसे टीचिंग में यूज होने वाली। तो बस केवल बेसिक सी जानकारी और कैलकुलेशन भी है, लेकिन वो कोई इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, आसान सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ज्यामिति के विषय में बात करें तो शुरुआत परिभाषाओं से होती है। पहली परिभाषा आती है तल की। तो पहली परिभाषा हमसे पूछी जा सकती है, वो पूछी जा सकती है तल की। आखिर तल कहलाता क्या है? तल या पृष्ठ। तो हम एक चीज जानते हैं दोस्तों कि मान लो हमें कोई ड्राइंग करनी है, हमें कोई चित्र बनाना है, तो हम वो चित्र बनाएंगे कहाँ पर? आप कहेंगे सर व्हाइट बोर्ड पर बनाया जा सकता है, आप कहेंगे सर कागज पर बनाया जा सकता है, आप कहेंगे सर हम दीवार पर बना सकते हैं, आप कहेंगे हम कमरे के फर्श पर बना सकते हैं, आप कहेंगे सर हम किसी लकड़ी के पृष्ठ पर बना सकते हैं। तो ऐसे कई स्थान है जहां आप किसी ज्यामितीय आकृति को बना सकते हैं। तो वे सभी स्थान या वे सभी पृष्ठ, सरफेस, सतह, वे सभी सतहें जहां पर हम किसी ज्यामितीय संरचना को बना सकते हैं, किसी ज्यामितीय आकृति का निर्माण कर सकते हैं, उन सभी की सभी सतह को, पृष्ठ को हम तल बोलते हैं। तो ये आखिर तल बनता कैसी है? तो तल के विषय में सीधी सी बात, आप लोग मोबाइल स्क्रीन देखें कभी या कंप्यूटर स्क्रीन देखें, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा छोटे छोटे डॉट बिंदुओं के आकार के उसमें छोटी छोटी संरचनाएं हमें दिखाई देती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पूरी की पूरी मोबाइल स्क्रीन है या हमारी लैपटॉप की स्क्रीन है या कंप्यूटर स्क्रीन, वो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो उनको बोलते हैं अपन पिक्सेल। छोटे छोटे पिक्सेल से मिलकर के वो पूरी की पूरी स्क्रीन बनी होती है। कभी आप किसी कैलकुलेटर की जो छोटी सी सतह होती है उसको जोर से नाखून से दबा करके देखिए, छोटे छोटे बिंदु उभर कर आएंगे। वो छोटे छोटे बिंदु क्या, वही तो पिक्सेल है। उन्हीं छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर के पूरी की पूरी क्या बनी हुई है, उसकी सतह बनी हुई है। ऐसे ही ये जो हमारा पृष्ठ है, ये पृष्ठ छोटे छोटे बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर के बना हुआ है। तो तल की परिभाषा क्या हो जाएगी दोस्तों? तल की बिल्कुल आसान सी परिभाषा ये हो जाएगी कि अनंत बिंदुओं से मिलकर बना हुआ एक ऐसा पृष्ठ, अनंत बिंदुओं से मिलकर बना हुआ एक ऐसा पृष्ठ जिस पर कोई ज्यामितीय संरचना निर्मित की जाती है, उसको बोलते हम तल। तल की परिभाषा क्या होगी? अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी सतह, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी सतह जिस पर क्या ज्यामितीय संरचना निर्मित की जाती है, जिस पर ज्यामितीय संरचना निर्मित की जाती है, की जा सकती है, ऐसा लिख सकते हैं, की जा सकती है। जिस पर कोई ज्यामितीय संरचना निर्मित की जा सकती है उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? तल। उसको हम तल बोलेंगे। उदाहरण के तौर पर पूछा जा सकता है भैया कि इसमें से बता दीजिए आप कौन सा तल का उदाहरण। हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है निम्न में से कौन एक तल का उदाहरण है। तो क्या हो सकते हैं तल? तल में हो सकता है फर्श, कमरे का फर्श, और क्या हो सकता है व्हाइट बोर्ड, और क्या है तल का उदाहरण? दीवार। दीवार पर भी चित्र बनाया जा सकता है। आप कहाँ कहाँ चित्र बना सकते हैं? कॉपी का पृष्ठ, कॉपी का पेज, ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सभी के सभी हमारे पृष्ठ के उदाहरण, तल के उदाहरण। कहने का सामान्य सा अर्थ है वे सभी स्थान जहां आप कोई ड्राइंग बना सकते हैं, कोई चित्र बना सकते हैं, वो सभी के सभी तल के अंतर्गत आएंगे। तो ये तो ही पहली परिभाषा। अब इसमें एक शब्द यूज हुआ है, अनंत बिंदुओं से मिलकर बना, अनंत बिंदुओं से। तो बात ये हो रही है कि बिंदु क्या है। सबसे पहले तो बिंदु की बात की जाए। तल के बाद जो
परिभाषाओं की जो सही शुरुआत होती है वो होती है बिंदु से। आखिर बिंदु क्या है, तो आप समझिए बात को। हमें कुछ भी लिखना हो, कोई भी चित्र बनाना हो, कोई भी ड्राइंग करनी हो, तो जैसे ही हम पेन उठाएंगे और पेन उठाने के लिए चित्र बनाना शुरू करेंगे और जैसे ही पेन को पृष्ठ से लगाएंगे तो सीधी सबसे नंबर पहले शुरुआत में जो आकृति बन जाएगी वो बन जाएगी बिंदु। कहने का अर्थ ये, हमने पेन उठाया, मार्कर उठाया, पृष्ठ से झुकाया, झुकाते ही फिर उठाया, तो जैसे ही हमने टच किया और जो बिल्कुल प्राइमरी जो आकृति बनी वो उसको बोलते हैं हम बिंदु। तो ये तो ही हमारे सामान्य सी परिभाषा समझने के लिए। लेकिन इसकी गणितीय रूप से परिभाषा क्या होगी, तो गणितीय रूप से यदि हम परिभाषा देखें, जो नंबर 2 परिभाषा आती है वो आती है परिभाषा बिंदु की। बिंदु क्या होती है? बिंदु की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछी जा सकती है। बिंदु की परिभाषा है कि वह ज्यामितीय आकृति जिसमें ना तो लंबाई है, ना चौड़ाई है और ना मोटाई है। आप देखिए, ये एक पॉइंट बना हुआ है बिंदु, इसे हम पॉइंट बोले इंग्लिश में। इसमें ना तो लंबाई दिख रही है हमें, ना चौड़ाई दिख रही है इसमें हमें, और ना ही इसमें हमें मोटाई दिख रही है। तो ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसमें ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना मोटाई, उसको बिंदु बोलेंगे। उदाहरण के तौर पर ऐसा आप लिख सकते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये सब बिंदु हैं। तो दूसरी परिभाषा हुई हमारी बिंदु की, पहली तल की, दूसरी बिंदु की। तीसरी जो परिभाषा बनकर निकल कर आती है वो आती परिभाषा रेखा की। किसकी परिभाषा आएगी? रेखा। रेखा क्या होती है, परिभाषा को समझेंगे। रेखा की परिभाषा बड़ी आसान है, थोड़ा धैर्य रखेंगे, बिल्कुल 0 लेवल से टॉप लेवल तक जाने का प्रयास करेंगे। बात करें रेखा। रेखा की परिभाषा इतनी सी है कि एक ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसमें केवल लंबाई हो, ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसमें केवल लंबाई हो, मोटाई बिल्कुल भी ना हो। देखें इसमें कहाँ दिख रही मोटाई, केवल क्या दिख रही है हमें? लंबाई। तो वह ज्यामितीय आकृति जिसमें केवल लंबाई हो और मोटाई ना हो, और दूसरी विशेषता क्या है? जिसे दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सके। यहाँ पर तीर के निशान लगे हैं। तीर के निशान क्या व्यक्त कर रहे हैं? तीर के निशान ये व्यक्त कर रहे हैं कि हम चाहें तो इस रेखा को आगे अनंत तक बढ़ा सकते हैं, जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, इसको आगे तक जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। तो तीर के निशान इस बात को व्यक्त कर रहे हैं। तो परिभाषा पर रेखा की परिभाषा क्या बनी? वह ज्यामितीय आकृति जिसमें केवल लंबाई हो, चौड़ाई ना हो, और जिसे दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सके, उसको बोलते हैं रेखा। उसे क्या बोलते हैं? रेखा। तो रेखा की बिल्कुल आसान सी परिभाषा आप लिख सकते हैं, जिसमें केवल लंबाई हो, जिसमें केवल लंबाई हो, जिसमें केवल लंबाई हो तथा अनंत तक दोनों तरफ बढ़ाया जा सके, अनंत तक दोनों तरफ बढ़ाया जा सके, उसे बोला जाता है रेखा। अब रेखा कैसी भी खींची जा सकती है, ये भी एक रेखा है, ये भी एक रेखा है, आड़ी खड़ी तिरछी, जैसे चाहे वैसे, जो मर्जी हो वैसे खींच ले। केवल करना क्या, विशेषता क्या रहनी चाहिए? उसमें मोटाई ना हो, केवल लंबाई हो, और दोनों तरफ तीर के निशान लगे रहेंगे, अर्थात दोनों तरफ जिसे अनंत तक बढ़ाया जा सके। ये हो जाएंगी रेखाएं। इन्हें लिखने का तरीका क्या है? इन्हें सिंगल अक्षर से व्यक्त किया जाता है, L, M, N, कुछ भी ऐसे किसी एक अक्षर से, सिंगल लेटर से इसको अपन व्यक्त करेंगे। जैसे बिंदुओं को व्यक्त किया जा रहा था, वैसे ही इन्हें भी व्यक्त किया जाता है स्मॉल लेटर्स में। तो ये हमारी क्या हुई? तीसरे नंबर की परिभाषा रेखा। पहली परिभाषा तल की पढ़ी, दूसरी बिंदु की पढ़ी, और तीसरी पढ़ी हमने रेखा की। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है रेखा के अंतर्गत। रेखा में पूछा जा सकता है कि बताइए, रेखा में कितने अंत बिंदु होते हैं? रेखा में अंत बिंदु, तो भाई हम देख रहे हैं रेखा की तो ना तो शुरुआत दिख रही है, ना हमें अंत दिख रहा है।
इसे भी इस तरफ भी अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, इसे भी अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। अब ऐसी आकृति जिसे दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है उसमें क्या अंत बिंदु होगा? कोई अंत बिंदु नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्न में पूछ लिया जाए रेखा में अंत बिंदुओं की संख्या बताइए, 2, 4, 6, 8, 0, तो उत्तर आएगा 0, 0। रेखा में कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको याद जरूर रखें। रेखा में कोई भी अंत बिंदु नहीं होता, अंत बिंदु की संख्या 0। अगली परिभाषा पर आए। रेखा के बाद जो अगली परिभाषा बनती है वो बनती है रेखाखंड की। रेखा के बाद जो अगली परिभाषा बनने वाली है वो रेखाखंड की। देखिए चौथे नंबर की जो परिभाषा है वो है रेखाखंड की। चिंता ना करें, अभी जब रिवाइज कराएंगे परिभाषाओं को फिर से तो एक एक करके सिस्टमेटिकली आपके सामने रख दी जाएंगी, अभी केवल देखते जाएं। रेखाखंड, रेखाखंड क्या होता है? ये एक कोई रेखा है, ये एक रेखा है, इस रेखा का एक छोटा सा टुकड़ा बाहर निकाल दिया जाए। यहां से एक रेखा का एक छोटा सा टुकड़ा हम बाहर निकाल लें, तो कहने का अर्थ ये हो गया रेखा का कोई छोटा सा हिस्सा या भाग रेखाखंड कहलाता है। मान लो हमें और बड़ा चाहिए, यहां से लेकर यहां तक, तो हमने इतना पूरा बाहर निकाल दिया, यहां से यहां तक नीचे, तो ये और ये भी क्या है? एक रेखाखंड ही है। और छोटा चाहिए, यहां से यहां तक का चाहिए, तो ये भी बाहर निकाल लें इतना, ये भी क्या है? रेखाखंड। तो रेखाखंड की परिभाषा क्या हुई? रेखा का कोई छोटा सा हिस्सा या भाग, खंड, खंड का अर्थ क्या होता है? हिस्सा। तो रेखा का कोई छोटा सा भाग रेखाखंड कहलाता है। महत्वपूर्ण बात क्या है यहाँ पर? यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये है कि रेखाखंड में अंत बिंदु की संख्या होती है 2। रेखाखंड में अंत बिंदु की संख्या कितनी होगी? 2। कौन से 2 अंत बिंदु हैं? देखें, एक ये और एक ये, ए और बी, यहां पर सी, डी, ई, एफ, ये क्या है? अंत बिंदु है। तो प्रश्न आएगा रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं? तो रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं। कोई रेखाखंड बना आ जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए इस रेखाखंड में अंत बिंदु कौन कौन से है। जैसे इस रेखाखंड में पूछ लिया जाए कि इस रेखाखंड में बताइए अंत बिंदु कौन कौन से, तो आप क्या लिखेंगे? एक अंत बिंदु है ए, दूसरा अंत बिंदु है बी। आपसे पूछा जाए इस रेखाखंड में बताइए अंत बिंदु कौन कौन से हैं, तो एक अंत बिंदु है सी और एक अंत बिंदु है डी। इस रेखाखंड में पूछ लिया जाए बताइए अंत बिंदु कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? एक अंत बिंदु है ई और एक अंत बिंदु है एफ। जो बिल्कुल लास्ट की बिंदु है उनको बोला जाता है अंत बिंदु, जहां पर रेखाखंड समाप्त हो रहा है या जहां से शुरू हो रहा है उन्हें बोलते अपन अंत बिंदु। तो ये हुई रेखाखंड की बात। रेखा में 0 अंत बिंदु, रेखाखंड में 2 अंत बिंदु। क्लियर है? आगे बढ़े। उम्मीद है आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। रेखा हो गई, रेखाखंड हो गया, तल हो गया। अगली जो परिभाषा है वो परिभाषा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिभाषा है की बार किरण की। परिभाषा है किरण की। किरण क्या कहलाती है? बात आती है किरण की। किरण किनको कहेंगे? तो किरण की बड़ी आसान सी परिभाषा है, समझे। एक बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली रेखा। एक बिंदु से प्रारंभ होकर कहां तक जा रही है ये रेखा? अनंत तक, उसको बोला जाता है किरण। एक बिंदु से ये शुरू हुई, अनंत तक जा रही है, इसको क्या बोलेंगे? किरण। तो परिभाषा क्या हुई? एक बिंदु से अनंत तक जाने वाली रेखा को किरण बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर देखना आप, जैसे सूर्य है, सूर्य से प्रकाश आता है, तो एक स्रोत है सूर्य, जहां से प्रकाश चलना शुरू हुआ और प्रकाश आया कहां तक जाता, फिर वो अनंत तक जाता। तो हम कभी ये नहीं बोलते कि सूर्य की रेखाएं आ रही हैं या सूर्य के रेखाखंड आ रहे हैं। हम क्या बोलते हैं? सूर्य की किरणें आ रही हैं। सूर्य की किरण। किरण क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक
पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू हुई हैं और अनंत तक जा रही हैं, इसलिए उनको बोला जाता है किरण। तो उम्मीद है आप किरण की परिभाषा को समझ पा रहे होंगे। तो लिखें, चाहे तो नोट कर लें, किरण की परिभाषा क्या होगी? एक बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली रेखाएं, अनंत तक जाने वाली रेखाएं, इन्हें क्या कहा जाता है? किरण। चित्र बनाना चाहें तो ये चित्र हो जाएगी किरण है। जैसे ये सभी किरण है, एक स्थान से शुरू हो रही हैं और अनंत तक सब जा रही हैं। ये क्या है? किरण। ये भी एक स्थान से शुरू हुई, ये भी एक स्थान से शुरू हुई। दैनिक जीवन से उदाहरण लें किरणों की, एक तो सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, कोई ट्यूबलाइट हो गई, जहां से क्या होती है? दीपक हो गया, जहां से प्रकाश निकला और अनंत तक वो प्रकाश जा रहा है, वो किरणें अनंत तक जा रही हैं, तो वो उदाहरण हो जाएंगे किरण की। यहां पर महत्वपूर्ण प्रश्न एक और बन सकता है, क्या? अंत बिंदु। हमने अभी देखा रेखा में कितने अंत बिंदु होते हैं? आपने कहा 0। हमने कहा रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं? आप कहेंगे 2। और यहां पर देखें किरण में कितना अंत बिंदु? किरण में केवल एक अंत बिंदु है। यहां से किरण शुरू हुई P से, ये कहां तक जा रही पता नहीं। ये कहां से शुरू हुई? Q से, कहां तक जा रही पता नहीं। ये कहां से शुरू हुई? O से, कहां तक जा रही किरण पता नहीं। ये PL है, ये PS है, ये OR है, ये बहुत सारी और भी अपन इनको नाम दे सकते हैं किरणों को। तो एक फिक्स बिंदु से शुरू हों और अनंत तक जाएं, उन्हें कहा जाता है किरण। किरण में कितने अंत बिंदु होंगे? अंत बिंदु होगा 1। किरण में केवल एक अंत बिंदु होता है। तो ये परिभाषा हुई हमारी किरण की। अगली परिभाषा की तरफ चलें। किरण के बाद जो अगली परिभाषा आती है वो आती है कोण की। अगली जो परिभाषा आएगी वो आएगी कोण की। पहले हम कोण पर बात करें, उसके बाद हम रेखाओं की चर्चा करेंगे। पहले कोण की बात करें। कोण क्या होता है? तो बड़े ध्यान से समझे, कोण आसान चीज है, महत्वपूर्ण भी है। 2 रेखाएं हमने ली, एक ये रेखा है, एक ये रेखा है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट रही हैं, या कोई एक ये रेखाखंड है, एक ये रेखाखंड है। ये दोनों रेखाखंड किसी एक बिंदु पर जाकर के मिल रहे हैं। तो परिभाषा क्या बनेगी कोण की? 2 रेखाखंडों या 2 रेखाओं की मिलान बिंदु पर बनने वाली ज्यामितीय आकृति को कोण कहते हैं। ये एक पहली परिभाषा हुई। 2 रेखाखंडों या 2 रेखाओं की मिलान बिंदु पर, प्रतिच्छेद बिंदु या स्पर्श बिंदु, मिलने वाले बिंदु, या जिसको उभयनिष्ठ बिंदु भी बोल सकते हैं। तो इस बिंदु पर बनने वाली जो आकृति है उसको क्या बोलेंगे? कोण। यहाँ पर भी बन रही आकृति, इसको क्या बोलेंगे? कोण। ये पहली परिभाषा हुई। दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है? 2 रेखाखंडों के बीच का झुकाव। ये देखिए यहाँ पर झुकाव है। अब वो झुकाव अंदर की तरफ भी हो सकता है, बाहर की तरफ भी हो सकता है। तो 2 रेखाखंडों या रेखाओं के बीच का जो झुकाव है उसको क्या कहा जाता है? कोण। तो ये कोण की परिभाषा होगी। तो कोण की बड़ी आसान सी परिभाषा क्या होगी? आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि 2 रेखाओं और 2 रेखाखंडों के मिलान बिंदु पर बनने वाली ज्यामितीय आकृति कोण कहलाती है। कोण कहलाती है। अब बात करें कोण के प्रकार की, कि आखिर कोण कितने प्रकार के होते हैं। कोण के प्रकार कोण की परिभाषा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोण के प्रकार ज्यादा महत्वपूर्ण है कोण की परिभाषा से। देखिए पहला कोण, कोण की प्रकारों के अंतर्गत जो पहला नंबर का कोण आएगा वो आएगा न्यून कोण। पहला कोण होता है न्यून कोण। क्या होता है न्यून कोण?
ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश से कम हो उसे न्यून कोण कहा जाता है। वह कोण जिसकी माप 90 अंश से कम हो, जिसकी माप 90 डिग्री से कम हो, 90 अंश से कम हो, उसे कहा जाता है न्यून कोण। ये तो ही गणितीय परिभाषा। अब दो व्यवहारिक बातों पर अपन बात करें। आप लोगों ने देखा होगा कोण बनाने के लिए एक कंपास में चांदा आता है इस तरीके का, देखा होगा, और उसमें क्या रहता है, बीच में एक सीधी रेखा होती है और बाकी की तिरछी रेखाएं होती हैं, ऐसी बहुत सारी, सभी ने देखा होगा। और क्या देखा आपने देखा होगा इस पर अंक लिखे होते हैं, और दोनों तरीके से कभी अच्छे से अवलोकन करके देखना। यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा 0, फिर 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ऐसे कहाँ तक जाएंगे, ये 180 तक। ये लिखे रहेंगे नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ फिर से लिखे रहेंगे कैसे, इस तरफ से 0 शुरू होगा, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ऐसे आएंगे 160, 170 और 180, ऐसे दोनों तरफ। एक 0 शुरू होगा इस तरफ से, एक 0 शुरू होगा दूसरी तरफ से। अब होता क्या है, ये कोई रेखा है, मान लो रेखा के इस बिंदु पर हमें कोण बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस चांदी को उठाएंगे और इसकी जो बीच वाली रेखा है, ये वाली रेखा, इसको उठाएंगे और इसको उठा करके इस चांदी को इस रेखा के ऊपर रखेंगे, और ये वाला जो पॉइंट है ये क्या हम आना चाहिए, इसके ऊपर, ये वाला बिंदु इसके ऊपर आना चाहिए, और ये वाली रेखा बिल्कुल इसके ऊपर रहनी चाहिए, ये वाली रेखा बिल्कुल इसके ऊपर रहनी चाहिए, और ये पॉइंट इस पॉइंट पर होना चाहिए। अब यदि चांदी को हमने लेफ्ट हैंड पर अपनी बाईं ओर की बिंदु पर रखा है, तब हम जो अंक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सामने वाली, मतलब 0, 10, 20, 30, 40, 50 ये वाले। और यदि हमने इस चांदी को दूसरे तरफ के पॉइंट पर रखा है, इस तरफ की बिंदु पर रखा है, तब ऐसी स्थिति में अब जो हम अंक पढ़ेंगे वो इस तरफ वाली पढ़ेंगे, मतलब यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40 वाली पढ़ेंगे। जब चांदा इस तरफ रखा जाएगा तो 0 होगा हमारे सामने, जब चांदा इस तरफ रखा जाएगा तो 0 होगा हमारे सामने, तो वो वाले अंक पढ़े जाते हैं। ये तो ही पढ़ने की बात। तो बात हम कर रहे थे किसकी, न्यून कोण की। न्यून कोण की सबसे अच्छी जो पहचान ये है, कभी भी न्यून कोण बना रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, ये न्यून कोण है। मान लो ये एक न्यून कोण है, इसकी विशेषता क्या है, ये बिंदु, ये जो जिस रेखा पर ये कोण बन रहा है इसको बोलते अपन आधार, इसको क्या बोलते अपन, आधार। तो न्यून कोण की सबसे बड़ी विशेषता है, आप देखकर ही उसे पहचान सकते हैं कि ये अपनी आधार की तरफ झुका रहता है, न्यून कोण अपनी आधार की तरफ झुका रहता है। और इसकी माप हमने माना कि इसकी माप 50 अंश है, तो 90 से कम है इसलिए न्यून कोण। 60 अंश ये भी न्यून कोण है, 45 अंश ये भी न्यून कोण। तो जितने भी कोण 60 से 90 से कम के हैं, जितने भी कोण 90 से कम के हैं, 90 से कम के, वो सब न्यून कोण के अंतर्गत आएंगे। और पहचान क्या है, वो अपनी आधार की तरफ झुके रहेंगे। दूसरे नंबर का कोण है समकोण। सभी जानते समकोण का अर्थ क्या होता है, वह कोण जिसकी माप 90 अंश हो, वह कोण जिसकी माप 90 अंशों से समकोण कहेंगे। जिसकी माप 90 अंश हो उसे समकोण कहा जाएगा। वह कोण जिसकी माप 90 अंशों से समकोण कहेंगे। देखिए ये एक समकोण है, इसकी माप 90 अंश है, बिल्कुल सीधी लाइन। ये समकोण है, ये समकोण है, ये सभी समकोण के उदाहरण। ये भी एक समकोण है। तो समकोण किसे कहेंगे, वह कोण जिसकी माप 90 अंश हो। ये 90 अंश वाले कोण हैं, इन्हें समकोण कहा जाएगा। बड़ी बेसिक सी परिभाषा है। तीसरी जो परिभाषा आती है
वो परिभाषा आती है अधिक कोण की। तीसरी जो परिभाषा आने वाली है हमारे सामने वो आ रही है अधिक कोण की। क्या होता है अधिक कोण? देखें, ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश से अधिक हो, अधिक कोण कहलाता है। अधिक कोण क्या है परिभाषा? जिसकी माप 90 अंश से अधिक हो, जिसकी माप 90 अंश से अधिक हो। अधिक कोण कहा जाएगा। चित्र देखें, ये 110 का है, 90 अंश से अधिक माप है इसलिए अधिक कोण। और देखें, इसको अधिक कोण कहा जाएगा। पहचान क्या है? न्यून कोण आधार की तरफ झुका हुआ रहता था, समकोण बिल्कुल आधार की तरफ खड़ा हुआ है, और अधिक कोण आधार से दूर हटता है। देखिए आधार से दूर हट रहा है, इसको बोलेंगे हम अधिक कोण। ऐसा भी बनाया जा सकता है, ये अधिक कोण है। ये कब बनेगा? यदि हम अपनी चांदा को इस पॉइंट पर रखेंगे तो इस तरफ अधिक कोण झुकेगा। हमने चांदे को दूसरी तरफ की बिंदु पर रखा तो दूसरी तरफ बन गया। तो अधिक कोण अपने आधार से दूर हटेगा और उसकी माप होगी 90 अंश से अधिक। 90 अंश से कितनी अधिक? तो 90 से 180 तक, या 180, 90 से अधिक लेकिन 180 से कम। 90 से अधिक रहेगी इसकी माप और 180 से रहेगी कम। उसको बोलेंगे हम क्या? अधिक कोण। ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश से अधिक हो लेकिन 180 अंश से कैसी होनी चाहिए? कम, उसको बोला जाता है अधिक कोण। 90 से अधिक, 180 से कम, अधिक कोण। अगली परिभाषा पर आए। अधिक कोण के बाद जो अगली परिभाषा आती है वो आ जाती है ऋजु कोण की। ऋजु कोण, अनुमान लगाइए ऋजु कोण किसे कहेंगे? तो अगली परिभाषा है ऋजु कोण। वह कोण जिसकी माप 180 अंश हो, बिल्कुल फिक्स। जैसे समकोण था अभी बिल्कुल 90 का, वैसे ये कोण है जिसकी माप बिल्कुल फिक्स 180 अंश है। जिसकी माप 180 अंश हो उसे बोलते हैं हम ऋजु कोण, 190 अंश। जैसे कि ये, ध्यान देना, हमने पहले न्यून कोण बनाया ऐसा, फिर हमने समकोण बनाया ऐसा। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये मान लो 60 का था तो न्यून था, अब ये 90 का हो गया, हमने और बढ़ा दिया आगे तो ऐसा हो गया 150 पर, अधिक कोण हो गया। अब हम इसको और आगे तक बढ़ा दें, ये फैला था इसको हमने और फैला दिया तो अब ये फैल कर कैसा हो गया? बिल्कुल सीधा। फैल कर कैसा हो गया? बिल्कुल सीधा। तो यहाँ पर जो कोण बनने वाला है अब इसको कहेंगे हम ऋजु कोण, जो 180 अंश का बन रहा है। कहने का अर्थ ये है कि कोई सीधी रेखा पर बनने वाला कोण ऋजु कोण होता है। सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं। तो सरल रेखा पर बनने वाला कोण ऋजु कोण कहलाता है, जो 180 अंश का होता है ऋजु कोण। इसकी माप कितनी रहती है? 180 अंश। तो ये बात हो गई ऋजु कोण की। ऋजु कोण के बाद जो अगली परिभाषा आती है वो आती है प्रतिवर्ती कोण। अगली परिभाषा आएगी प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण किसे कहा जाएगा? देखें, जिसकी माप, पहली विशेषता इसकी प्रतिवर्ती कोण की, जिसकी माप
180 अंश से अधिक हो तथा 360 से कम हो। उसको कौन सा कोण कहा जाता है? उसे प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। ऐसा कोण जिसकी माप 180 अंश से अधिक हो और 360 अंश से हो कम, उसे प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें, ये कोई सामान्य सा कोण बनाया हमने, जो अधिक कोण है या न्यून कोण है या समकोण है, उसका विपरीत जो कोण बनेगा वो हो जाता है हमारा प्रतिवर्ती कोण। जैसे हमारा एक ये कोण बना हुआ है, ये कोण हमने मान लिया 40 अंश का हमारा कोण है, ये हमारा कोण 40 अंश का है। तो इसके विपरीत में ये जो कोण बन रहा है, इसके विपरीत में ये जो कोण बन रहा है, इसको बोला जाता है प्रतिवर्ती कोण। इसको क्या बोला जाता है? प्रतिवर्ती कोण। और इसकी माप कितनी होती है? इसकी माप होती है 180 अंश से 360 के बीच में। यदि इस कोण की बात करें तो इस कोण की माप क्या होगी? पूरा कोण जो होता है वो 360 का होता है। अभी हम चर्चा करने वाले हैं आगे। पूरा कोण 360 का होता है, जिसमें से ये 40 है, तो बाकी का कितना बचेगा हमारा? 360 में से हम 40 कम कर लेंगे तो हमारा बचेगा ये 360 में से 40 कम करेंगे तो 320 अंश का। तो ये प्रतिवर्ती कोण हो गया। तो प्रतिवर्ती कोण होता क्या है? किसी कोण का विपरीत कोण। और विपरीत कैसे निकालेंगे? 360 में से घटाकर। कोई बोले कि भाई 20 अंश का प्रतिवर्ती कोण ज्ञात कीजिए, कोई आपसे कहे कि 20 अंश का प्रतिवर्ती कोण ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे? 360 में से 20 घटा दो, आंसर आ जाएगा 340। कोई आपसे कहे 120 अंश का प्रतिवर्ती कोण बताइए, 120 अंश का प्रतिवर्ती कोण बताइए, तो कैसे बताएंगे आप प्रतिवर्ती कोण? प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए आप 360 में से 120 को घटा दीजिए। 360 में से 120 घटाएंगे तो 60 में से 20 जाएगा तो बचेंगे 40, और 100 चले जाएंगे तो बचेंगे 240। तो आंसर आ जाएगा 240। कोई आपसे कहे कि 190 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण बताइए, 190 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण, तो यहाँ पर ही फिर वही करेंगे, 360 में से 190 को घटा दीजिए, 360 में से 190 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 0, यहाँ पर आ जाएंगे 5 और यहाँ पर आ जाएंगे 2, 250। 250। 360 में से भी वही करेंगे हम, 190 को घटा देंगे। कैसे घटाएंगे? यहाँ पर 0 आ जाएगा, 16 में से 9 जाएंगे 7 बचेंगे, ये 2 हो जाएंगे तो 170। उत्तर आ जाएगा हमारा 170। तो प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, 360 में से उस कोण को घटा दीजिए जिस कोण का प्रतिवर्ती हमसे पूछा जा रहा है। किसी भी कोण का प्रतिवर्ती पूछा जाए उसे 360 में से घटा दीजिए, ये प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। आगे बढ़ें, संपूर्ण कोण। अगली परिभाषा आती है हमारे सामने संपूर्ण कोण की। क्या होता है संपूर्ण कोण? देखें, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण संपूर्ण कोण वह कोण होता है जिसकी माप 360 अंश हो, 360 डिग्री। ऐसा कोण जिसकी माप 360 अंश हो उसे बोलते हैं संपूर्ण कोण। जैसे हमने अभी देखा था, ये पूरा हो गया था 180 का, अगर ऊपर का 180 और इतना ही और यदि हम जोड़ दें तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 180, 180, 360। कहने का अर्थ ये हो गया कि किसी एक बिंदु पर बनने वाले बिल्कुल चारों तरफ का ये जो कोण है पूरा, उसको बोलेंगे हम 360 अंश। तो ये एक कोण है, ये हमने मान लिया कि 60 अंश का कोण है। यदि हम इसको पूरा और आगे तक बढ़ाते जाएं, मतलब प्रतिवर्ती कोण और इस न्यून कोण दोनों को यदि हम जोड़ दें तो पूरा का पूरा जो कोण बन जाएगा उसको बोलेंगे हम संपूर्ण कोण। ये पूरा कोण, पूरा एक राउंड
पूरा एक गोल राउंड वृत्त के आकार में, उसको बोला जाएगा हम संपूर्ण कोण। तो ये तो हुए साधारण से कोण। अब कुछ विशेष कोणों के बारे में चर्चा करेंगे जिन पर प्रश्न जरूर बनेगा। 1 नंबर का प्रश्न जरूर बनेगा जो हम आगे कोण पर चर्चा करने वाले हैं, और उन कोणों के नाम हैं पूरक कोण और संपूरक कोण। सबसे पहले पूरक कोण की बात करें। पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण ऐसे दो कोण, पूरक कोण की परिभाषा है ऐसे दो कोण जिनका जोड़, जिनका योग 90 अंश हो। ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका जोड़ या योग भी बोल सकते हैं 90 अंश हो, परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं। परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं। यहां पर परस्पर शब्द उपयोग किया गया है। परस्पर का अर्थ क्या होता है? एक दूसरे के लिए पूरक कहलाएंगे। यदि दो कोण हमने ले लिया, मान लो हमने लिया ये 30, एक ले लिया हमने 60। अब कोई आपसे बोले इन 30 और 60 में देखो जोड़ इनका क्या 90 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 30 और 60 को जोड़ेंगे तो टोटल 90 हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि ये दोनों परस्पर पूरक कोण हैं। 30 का पूरक कोण पूछा जाएगा तो 60, 60 का पूरक कोण पूछा जाएगा तो 30, 30 का पूरक 60, 60 का पूरक 30। एक दूसरे के पूरक कोण हैं। जैसे साड़ू भाई होते हैं, इसका साड़ू भाई सामने वाले का साड़ू भाई ये, एक दूसरे के लिए साड़ू भाई है। ये एक दूसरे के पूरक कोण हैं, एक दूसरे के पूरक कोण हैं। कोई आपसे कहे 120 अंश का पूरक कोण बताइए, तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है 20 अंश का, 120 नहीं 20 अंश का। हमसे कहा जाए 20 अंश का पूरक कोण बताइए, तो 20 अंश का यदि हमें पूरक कोण निकालना है तो हमें पूरक कोण की परिभाषा पता है कि ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 90 हो, तो 20 में कितने जोड़ दिए जाएं कि 90 हो जाएं? तो आप कहेंगे सर 20 में 70 जोड़ दिए जाएं। 20 में कितने जोड़ दिए जाएं? 70। तो कितने हो जाएंगे? 90। तो 20 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 70 जोड़ना पड़ेगा। तो 20 का पूरक कोण कितना हो जाएगा? 70। निकालने का तरीका क्या है? हम क्या करेंगे, हमसे जिस कोण का पूरक कोण पूछा जाएगा उस कोण को 90 में से घटा देंगे। जैसे हमसे पूछा जाए 45 अंश का पूरक कोण बताइए, कैसे निकालेंगे आप? 90 में से 45 घटा दीजिए, उत्तर आ जाएगा 45। आपसे कहा जाए 83 अंश का पूरक कोण बताइए, तो क्या करेंगे आप? 90 में से 83 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 7 अंश। आपसे कहा जाए कि 22 अंश का पूरक कोण बताइए, तो क्या करेंगे आप? 90 में से 22 को घटा देंगे, 90 में से 22 को घटा देंगे, कितने आ जाएंगे? 68। तो 68 अंश ये पूरक कोण हो जाए। आपसे कोई कहे कि 51 अंश का पूरक कोण बताइए, 51 का पूरक कोण बताइए, कैसे निकालेंगे आप पूरक? ये पूरक है, इक्यावन अंश का पूरक कोण निकालना है। 90 में से 51 को घटा दो, कितना आ जाएगा? 39 डिग्री। तो ये हो जाएंगे हमारे पूरक कोण। पूरक कोण निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, 90 में से घटा देना है बस। तो परिभाषा सबसे पहले तो महत्वपूर्ण है, ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 90 अंश हो उन्हें कहा जाता है पूरक कोण। अब बात आती है समपूरक कोण की। समपूरक कोण, एक थे पूरक, अब दूसरे क्या है? समपूरक। तो समपूरक की परिभाषा क्या है? ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 180 अंश हो, समपूरक कोण कहलाते हैं। समपूरक कोण कहलाते हैं। यहां पर पूरक कोण में क्या हो रहा था? पूरक कोणों का जोड़ कितना था? 90 अंश। कोणों का जोड़
पूरक कोण जिनमें दोनों कोणों का जोड़ 90 अंश, संपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 180 अंश। उदाहरण के तौर पर हमसे कहा जाए 120 अंश का संपूरक कोण बताइए, तो 120 अंश का संपूरक कोण बताना तो ऐसा कोण बताइए जिसको 120 में जोड़ें तो 180 हो जाए, क्योंकि दोनों का जोड़ 180 अंश होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर 120 में 60 जोड़ दीजिए, 120 में कितने जोड़ दिए जाए, 60 जोड़ दिए जाए, तो हमारे कितने हो जाएंगे ये, तो हमारे हो जाएंगे ये 180। तो 120 अंश का संपूरक कोण कितना हो जाएगा, 120 का संपूरक हो जाएगा 60। और कोई बोले 60 का संपूरक बताइए, तो 60 का हो जाएगा 120, क्योंकि परस्पर संपूरक कोण है। तो करना क्या पड़ेगा संपूरक निकालने के लिए, पूरक निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, 90 में से कोण को घटा रहे थे। संपूरक निकालने के लिए 180 में से घटा देंगे। हमसे कहा जाए 140 अंश का संपूरक बताइए, कैसे निकालेंगे, 180 में से 140 घटा दीजिए, आ जाएंगे 40। आपसे कोई कहे कि 100 डिग्री का संपूरक कोण बताइए, कैसे निकालेंगे, 180 में से 100 घटा दीजिए, 180 में से 100 घटाएंगे 80 आ जाएगा। आपसे कोई कहे 55 अंश का संपूरक कोण बताइए, तो क्या करेंगे आप, 180 में से 55 को कर देंगे माइनस, 180 में से 55 को कर देंगे आप माइनस, कितना आ जाएगा, 125 अंश, 125। तो ये हो गए हमारे संपूरक कोण, ये हो गए पूरक कोण। एक बात और महत्वपूर्ण है, संपूरक कोणों को दो अलग अलग नामों से भी बुलाया जाता है। संपूरक कोण को अनुपूरक कोण भी कहा जाता है, अनुपूरक कोण, ये इसी का ही नाम है, कोई अलग से नहीं है। संपूरक कोण को अनुपूरक कोण भी कहा जाता है। एक नाम और है, इसे कोटि पूरक कोण भी कहा जाता है, इसे कोटि पूरक कोण भी कहा जाता है, इसे कोटि पूरक कोण भी कहा जाता है। उम्मीद है आप बात को समझ पा रहे होंगे। अनुपूरक और कोटि पूरक ये कोणों के दो प्रकार हुए। तो कोणों के कई प्रकार हैं, अभी हम और आगे चर्चा करने जा रहे हैं कि कोणों के और कौन कौन सी प्रकार है, लेकिन उन प्रकारों के पर चलने से पहले हम देखेंगे कि कुछ खास तरह की रेखाएं हैं, उन रेखाओं की चर्चा और कर ली जाए। तो अब देखेंगे अपन रेखाएं।